Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear Nurians. I am Muhtiar Ahmed, your science teacher from Noor School and College Mansehra. Hope you all are fine and doing great. Okay students, in previous lecture we have discussed the respiratory diseases that are tuberculosis and pneumonia. The respiratory diseases is last topic of our unit first, that is human organ system. ओके स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक पे जाने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर से कुछ मैं आपका नॉलेज चेक करना चाहूँगा। तो उसके लिए मैंने एज यूजुअल लिंकेज के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्यूबरक्लोसिस। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है। यस, बता सकते हैं कोई क्या होता है ट्यूबरक्लोसिस? ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टीबी इज़ ट्रीटेड मेडिकली। टीबी किसे कहते हैं? ये ट्यूबरक्लोसिस को ही कहते हैं। इसकी ट्रीटमेंट्स क्या हैं, कैसे ट्रीट किया जाता है टीबी के पेशेंट को? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ नमूनिया एंड इट्स काजेस। नमूनिया क्या होती है और ये किस वजह से हो रही होती है? सोचें इनके बारे में। लास्ट टाइम हमने जो कुछ डिस्कस किया उसको रिकॉल कर अपने उस नॉलेज को। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं इनके आंसर्स, मैं बता देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ ट्यूबरक्लोसिस, तो उसका आंसर है ट्यूबरक्लोसिस या टीबी, और टीबी इज़ ए लंग इन्फेक्शन काज्ड बाय बैक्टीरिया। ये क्या है? लंग्स इन्फेक्शन है, लंग्स की डिजीज़ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टीबी इज़ ट्रीटेड मेडिकली। मेडिकली या डॉक्टर टीबी को कैसे ट्रीट करते हैं? तो उसका आंसर है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी ए कंप्लीट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक इज़ यूज्ड। टीबी को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक का एक कंप्लीट कोर्स होता है। एंटीबायोटिक्स ऐसी ड्रग्स जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ होती हैं, तो उनको यूज़ करके टीबी को ट्रीट किया जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 था व्हाट इज़ नमूनिया एंड इट्स काजेस। नमूनिया क्या है और उसके काजेस कौन कौन से हैं? नमूनिया, उसका आंसर है नमूनिया इज़ अनदर लंग इन्फेक्शन। नमूनिया भी क्या है? ये भी लंग्स की इन्फेक्शन है। लंग्स की एक बीमारी है, बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। अच्छा, अब देखते हैं काजेस क्या है इसके। इन्फेक्शन काज बाय बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस। ये किस वजह से हो रही होती है? या तो ये बैक्टीरिया की वजह से होगी, या ये फंजाई की वजह से होगी, या ये वायरसेस की वजह से होगी। ओके ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स आवर टॉपिक, दैट इज एक्सरसाइज ऑफ यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट इज़ ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। हम क्या करेंगे आज? यूनिट फर्स्ट का हमने लास्ट लेक्चर जो था रिस्पिरेटरी डिजीज़ को हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया था। आज हम यूनिट फर्स्ट की एक्सरसाइज को देखेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गो टूवर्ड्स आवर मेन एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, पेज नंबर 13 एंड 14। शाबाश, अपनी साइंस की बुक ओपन करें। अच्छा, एक बात सुनते हैं कि जब भी मैं आपको कोई ऐसा काम दूं ऑनलाइन वीडियो के दौरान कि आप ये करें अभी, तो उस दौरान आपने वीडियो को यहीं पे पॉज कर लेना है, रोक लेना है यहीं पे वीडियो, और अपनी एक्टिविटी करके, जैसे भी मैंने बुक ओपन करने का कहा है, वीडियो को आपने यहीं पे रोक लेना है और अपनी बुक ओपन करनी है, वो पेज लेना है। ठीक है। ओके, बुक पे पेज नंबर 13 और 14 ओपन कर लें, और इसके साथ साथ अपने हाथ में कोई पेंसिल वगैरह ले लें। कि ये आपकी पेज पे बुक पे पेज नंबर 13, इस पे आप देख सकते हैं ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये हुए, कलर दी सर्कल ऑफ द बेस्ट सूटेबल आंसर। तो आपके पास जो भी आपके हाथ में पेंसिल है, पेन है, कोई मार्कर है, उसको अपने हाथ में ले लें। अब हम इन क्वेश्चंस को 4-5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड इन द माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन। जो हम फूड खा रहे होते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब कहाँ से हो रही होती है? ब्लड में कहाँ पे शामिल हो रही होती है? माउथ में? नहीं, माउथ में तो डाइजेशन हो रही होती है, केमिकल मैकेनिकल डाइजेशन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही होती है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को आप इसका जो इंसर्कल कर लें, इसका जो सर्कल बना हुआ है इसको फिल कर लें। हो गया। ओके, दूसरा हमारे पास एमसीक्यूज है। द सिक्रीशन ऑफ लिवर इज कॉल्ड। हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़े थे। डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमने एक लिवर को देखा था, दूसरा पेंक्रियाज को देखा था। तो लिवर का हमारे पास जो सिक्रीशन थी लिवर की, वो कौन सी थी? बाइल था, स्लाइवा, गैस्ट्रिक जूस, या पेंक्रियाटिक जूस।
तो इसमें हमारे पास हमने कहा था लिवर जो है वो बाइल सिक्रिएट करता है। क्या सिक्रिएट कर रहा होता है? बाइल सिक्रिएट कर रहा होता है, जो फैट्स की डाइजेशन करवा रहा होता है। ओके, तीसरा हमारे पास एमसीक्यू है, द मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स इन द माउथ एंड स्टोमिक, माउथ एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ या स्टोमिक। मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड कहाँ पे हो रही होती है? हमने डाइजेशन की दो टाइप्स पढ़ी थी, एक को हमने केमिकल डाइजेशन का नाम दिया था, दूसरी को हमने मैकेनिकल डाइजेशन का। केमिकल डाइजेशन में हमने केमिकल्स की बात की थी, जबकि मैकेनिकल डाइजेशन में हमने कहा था कि माउथ के अंदर क्या होते हैं? टीथ होते हैं जो मैकेनिकल डाइजेशन कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ स्टोमक की वाल्स जो होती हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर मैकेनिकल डाइजेशन कर रही होती हैं। तो इसका हमारे पास हम इस बॉक्स को इंसर्कल कर देते हैं, माउथ एंड स्टोमक वाले को। चलें शाबाश, इंसर्कल कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्टरनेट नेम ऑफ ट्रेकिया इज, ट्रेकिया का दूसरा नाम क्या है? ये भी मैंने लेक्चर में साथ साथ डिस्कस किया था। वेंट पाइप, ईसोफेगस, लेरिंग्स, लंग्स। लंग्स तो एक ऑर्गन है, लेरिंग्स भी एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो एक ट्रेकिया से पहले पाया जाता है। ईसोफेगस, ईसोफेगस तो हमने कहा था ये फूड पाइप है। वेंट पाइप, यस, वेंट पाइप ट्रेकिया का दूसरा नाम है, इसको वेंट पाइप भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर विच सेपरेट्स चेस्ट कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी इज कॉल्ड, जो चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट कर रही होती है उसको हमने नाम दिया था डायाफ्राम का। क्या नाम दिया था? डायाफ्राम। हमने कहा था ये मसल्स की एक लेयर होती है, एक शीट होती है जो लंग्स को, ये चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट कर रही होती है। ओके, ये आपके पास 5 MCQs थे, लगा लिए निशानात? ओके, आगे चलते हैं। चलें शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। तो आपकी बुक में पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ डायाफ्राम इन इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस के दौरान डायाफ्राम का क्या रोल होता है, ये हमने डिस्कस करना है। तो इसका आंसर है, डायाफ्राम सेपरेट्स द लंग्स फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। डायाफ्राम क्या करता है? लंग्स को, ये लंग्स जिस कैविटी में मौजूद होते हैं जिसको हमने थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी कहा था, चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से, ये लंग्स को एब्डोमिनल कैविटी से ये जुदा कर रहे होते हैं। व्हेन वी इनहेल द डायाफ्राम बिकम फ्लैट एंड मूव डाउनवर्ड्स। जब हम इनहेलेशन कर रहे होते हैं, सांस बाहर से अंदर लेके जा रहे होते हैं, तो डायाफ्राम क्या होता है? फ्लैट हो जाते हैं और नीचे की जानिब मूव कर लेता है। वाइल व्हेन वी एक्सहेल द डायाफ्राम रिलैक्सेस एंड कम्स इनटू रेस्टिंग पोजीशन। जब हम क्या कर रहे होते हैं, सांस को दोबारा बाहर निकाल रहे होते हैं, तो डायाफ्राम क्या करता है? वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाता है, ऊपर आ जाता है। ठीक है, और इस तरह क्या होती है? एक्सहेलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विलाई, हाउ डू देयर शेप हेल्प इन दी परफॉर्मिंग दिस फंक्शन। अच्छा, अब पूछ रहा है कि विलाई का फंक्शन क्या है और इनका जो शेप होता है वो कैसे हम मदद कर रहा होता है उनके फंक्शन में, परफॉर्मेंस में। आंसर इसका देख लेते हैं। विलाई आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच आर प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है विलाई? क्या है? स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, उंगलियों की तरह के कुछ उभार हैं जो कहाँ पे मौजूद होते हैं? जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके लास्ट पार्ट में ये मौजूद होते हैं। समझ आ गई विलाई क्या है? अब इनका फंक्शन क्या है, ये कैसे काम कर रही होती हैं अपनी शेप के लिहाज से, ये कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं? तो वो देखते हैं। विलाई स्लो डाउन द फ्लो ऑफ फूड थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करती हैं? जो फूड का फ्लो होता है, फूड मूव कर रही होती है, उसके फ्लो को ये स्लो डाउन कर लेती हैं। एंड हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड। और इसके साथ साथ ये क्या काम कर रही होती हैं? ये फूड की एब्जॉर्प्शन कर रही होती हैं, जो फूड डाइजेस्टेड है उसको वहाँ से एब्जॉर्ब करके ये ब्लड में शामिल करवा रही होती हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई अब पूछे कि हमारे पास जो फूड होती है डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब कहाँ पे होती है, तो आप क्या कहेंगे? लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में फूड की एब्जॉर्प्शन होती है, जहाँ पे विलाई कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होती हैं जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करवा रही होती हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर काजेज ऑफ डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। उसका आंसर है काजेज ऑफ डायरिया। पहले हम डायरिया के काजेज देख लेते हैं कि डायरिया क्यों होता है। डायरिया इज काज्ड बाय ईटिंग फूड इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया, वायरसेस और अदर पैरासाइट। क्या है? पहले इसका काज तो ये है कि जो फूड खाएंगे वो फूड अगर उनमें बैक्टीरिया मौजूद होंगे, बैक्टीरिया
उस फूड में मौजूद होंगे, या वायरसेस मौजूद होंगे, या कोई भी और पैरासाइट मौजूद होगा उस फूड में, तो उस फूड को खाने से डायरिया हो सकता है। और बाय ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, या ऐसा पानी पीने से जिनमें बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह मौजूद होते हैं, ऐसा वाटर अगर हम ड्रिंक करेंगे तो उससे भी क्या होगा, डायरिया हो सकता है। दूसरी हमारे पास डिजीज़ है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन के काजेज़ क्या हो सकते हैं, देखते हैं। कॉन्स्टिपेशन इज़ काज्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। क्या होता है कॉन्स्टिपेशन में, कि जब वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, उससे वाटर की एब्जॉर्प्शन हो जाती है। अब वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। दिस में हैपन बिकॉज इनटेक ऑफ लेस वाटर एंड चेंजेस इन ईटिंग हैबिट। अब ये क्यों होता है, क्यों वहाँ से वाटर की एब्जॉर्प्शन होने के साथ की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है, इसलिए हो रही होती है कि इनटेक ऑफ वाटर जो होते हैं वो कम होते हैं। जो पानी पी रहा होता है कोई बंदा, उसकी मिकदार कम होती है और वहाँ से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही होती है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन होती है। और इसके साथ साथ अगर ईटिंग हैबिट भी चेंज हो जाए, खाने की आदत चेंज हो जाए, कोई खास रूटीन ना हो, तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ठीक है यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम लिवर डिसऑर्डर, विच कंपोनेंट ऑफ हिज फूड वुड नॉट बी प्रॉपरली डाइजेस्टेड। ये अभी मैंने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हुए बताया है कि अगर कोई भी इंसान, उसका लेवर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा, लेवर बाइल सिक्रीट नहीं कर रहा, तो क्या होगा, कौन सा, वो कह रहे हैं कि फूड, कौन सी फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगी। फैट्स का मैंने अभी आपको एमसीक्यूज में बताया था, चलें देख लेते हैं। ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम लिवर डिसऑर्डर, द फैट कंपोनेंट ऑफ हिज फूड वुड नॉट बी प्रॉपरली डाइजेस्टेड। जो फैट्स होंगी, जो हम खाएंगे, हमारे पास ऑयल होंगे, एनिमल फैट्स होंगी, प्लांट फैट्स होंगे, जितने भी हमारे पास घी वगैरह हैं, ये चीज़ें हमारी बॉडी में डाइजेस्ट फिर नहीं हो सकेंगी, क्योंकि इनको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल को होना ज़रूरी है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। चलें इसमें आपकी बुक देख लेते हैं। चलें अगेन बुक को ओपन करें, पेज नंबर 14 निकालें, पेंसिल भी ले लें अपने हाथ में, शाबाश पेंसिल रेडी करें। चलें ये डायग्राम निकाल लें, इसको अब हम लेबल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये जो रीजन है, ये है नोज़। नोज़ के नीचे जो आपको नज़र आ रही है, ये है माउथ। चलो मैं इसको पहले लेबल कर लेता हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं इसको लेबल करके फिर आपको दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स ये डायग्राम देख लें। सबसे पहले ये आपको नज़र आ रही है नोज़, उससे नीचे माउथ, उसके बाद ये आपको जो डार्क स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये ग्लोटिस है आपके पास, जो ट्रेकिया का फर्स्ट पार्ट होता है। अब यहाँ पे ट्रेकिया नीचे आके डिवाइड हो रही है, जहाँ से डिवाइड होकर आगे दो ब्रांचेस बना रही हैं, उस रीजन को, एक को ब्रोंकस कहा जाएगा, दोनों को ब्रोंकाई कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रोंकस लिख लें। और इसके साथ ये नेक्स्ट दिए हुए ये वाली, ये आपके पास लंग्स हैं। ये नीचे, यहाँ से नीचे कुछ स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, ये वाली, ये डायाफ्राम है, जो लंग्स को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट कर रही है। दूसरी जानब आ जाएँ तो यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये फेरिंग्स, उसके नीचे वेंट पाइप या ट्रेकिया, ये आपको जो नज़र आ रही है, इसको आप लंग्स लिख लें, यहाँ पे लंग्स से लेबल कर लें। और यहाँ पे नज़र कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं, ये ब्रोंकियोल्स हैं। ब्रोंकस लंग्स में एंटर होने के बाद डिवाइड होना शुरू हो जाती हैं, जिनको ब्रोंकियोल्स कहा जाएगा। और उसके बाद ये जो आपको एक सर्कुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, एक्चुअली ये लंग्स की ही स्ट्रक्चर है, जिसको मैग्नीफाई किया हुआ है, बड़ा करके देख रहे हैं हम। क्लोजअप ऑफ ब्रोंकियोल्स, ये क्या है, ब्रोंकियोल्स का क्लोजअप है, इसको बड़ा करके हम देख रहे हैं। और इसमें ये मौजूद हैं ग्रेप्स की तरह सेक लाइक स्ट्रक्चर, जिनको एल्वियोलाई का हमने नाम दिया था। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो सबसे पहला आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है हाउ डज द डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ईच ऑर्गन। कह रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है, और हर एक ऑर्गन का आपने रोल बताना है। तो इसका आंसर है, पहली हेडिंग आपने बनानी है वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद आपने लिखना है द फूड इज़ मैकेनिकली ब्रोकन डाउन बाय टीथ एंड द वॉल ऑफ स्टोमक। फूड क्या होती है, मैकेनिकली, एक तो दांत उसको मैकेनिकल डाइजेशन कर रहे होते हैं, इसके साथ साथ स्टोमक मैकेनिकल डाइजेशन कर रहा होता है, वाइल केमिकली इट
वाइल केमिकली डाइजेशन टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम। ये केमिकल डाइजेशन जो होती है वो एंजाइम्स की मदद से हो रही होती है। उसके बाद द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड वेयर इट ऑक्सीडाइज केमिकली टू रिलीज एनर्जी। उसके बाद क्या होगा, फूड जो होगी हमारे पास वो ब्लड में शामिल हो जाएगी। ब्लड में शामिल होने के बाद वो बॉडी के सेल्स तक पहुंचेगी और वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ मिलेगी, ऑक्सीडाइज होगी और एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है। द मेन ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देयर फंक्शन आर एज फॉलो। अब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन्स भी दिए हुए हैं नीचे और उनके फंक्शंस भी बताए हुए हैं। चलें देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले है बकल कैविटी, जिसको माउथ कैविटी भी कहा जाता है, इसको ओरल कैविटी भी कहते हैं। उसमें मौजूद होते हैं टीथ मौजूद होते हैं। टीथ वर्क टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड। टीथ क्या करते हैं, दांत क्या करते हैं, ये च्यूइंग कर रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं और इसके साथ साथ फूड की ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ बकल कैविटी या माउथ में मौजूद होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, इट प्रोड्यूस स्लाइवा विच मेक्स फूड सॉफ्ट एंड स्लिपरी। स्लाइवा का ये फंक्शन होता है कि ये फूड को सॉफ्ट बनाता है और स्लिपरी बनाता है। नेक्स्ट पार्ट होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस की स्पेलिंग OESOPHAGUS, ईसोफेगस। ओके। फूड एंटर्स द ईसोफेगस विच इज़ लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब। फूड क्या होती है, ईसोफेगस में एंटर होती है और ईसोफेगस कैसी है, लॉन्ग लंबी नैरो मस्कुलर ट्यूब और बारीक ये एक मस्कुलर ट्यूब है मसल से बनी हुई, विच कैरी फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये माउथ से फूड को स्टोमक की तरफ लेके जा रही होती है, भेज रही होती है। नेक्स्ट पार्ट है स्टोमक। इट इज़ ए थिक वाल्ड सेक लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक थिक वाल्ड, इसकी वाल्स जो होती हैं वो मोटी होती हैं और ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है, एक थैली नुमा स्ट्रक्चर है। वाल्स ऑफ स्टोमक हेल्प टू ग्राइंड द फूड बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हमारे पास क्या होता है कि जो स्टोमक होगा, स्टोमक की वाल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर यहाँ पे डाइजेशन कर रही होती हैं, मैकेनिकल डाइजेशन कर रही होती हैं। इट आल्सो सीक्रेट एंजाइम विच हेल्प टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स। और इसके साथ साथ स्टोमक की वाल्स भी कुछ केमिकल सीक्रेट कर रही होती हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया था, गैस्ट्रिक जूस का नाम दिया था। और उसके साथ साथ कुछ एंजाइम्स ही सीक्रेट करते हैं जो प्रोटीन की डाइजेशन कर रहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम लिवर एंड पेंक्रियाज एंटर इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लिवर और पेंक्रियाज डाइजेस्टिव ग्लैंड हमने स्टडी किए थे, वहाँ से क्या हो रहा था, कुछ सिक्रीशन उनकी जो आ रही थी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रही होती है। ठीक है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विल लाई स्लो डाउन द फ्लो ऑफ फूड। अब क्या होगा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे फ्लो ऑफ फूड जो होगा, फूड की जो मूवमेंट हो रही होगी टूवर्ड्स लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ यहाँ पे विल्लाई उस फूड की मूवमेंट को स्लो डाउन कर लेंगे, जिससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड आल्सो टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जिससे क्या होगा कि फूड की एब्जॉर्प्शन हो रही होगी। एब्जॉर्प्शन मीन फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में शामिल हो रही होगी। लास्ट पार्ट जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन। The undigested food is stored here for some time before excreted through the anus. फूड कुछ देर के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर होती है और उसके बाद एनस के ज़रिए बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड की बात हो रही है यहाँ पे। ये अच्छा, अनडाइजेस्टेड फूड कुछ देर के लिए स्टोर होगी लार्ज इंटेस्टाइन में और उसके बाद एनस के ज़रिए बॉडी से रिलीज़ हो जाएगी। लॉन्ग क्वेश्चन में जो दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, द मेन ऑर्गन इन्वॉल्व इन एंड देयर फंक्शन। क्या करना है, रिस्पिरेशन का बताना है कि ये क्या है, कैसा प्रोसेस है, और इसके साथ साथ जो जो ऑर्गन रिस्पिरेटरी सिस्टम में है ये रिस्पिरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करवा रहे होते हैं, वो कौन कौन से और उनका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले रिस्पिरेशन क्या है, रिस्पिरेशन को हम देखते हैं। ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म involving the production of energy from glucose or other food molecule is called respiration. respiration क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस मीन कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाला एक केमिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, फूड प्रोडक्शन हो रही होती है। कहाँ से, जो ग्लूकोज हम खाते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं उसको तोड़ने के बाद ऑक्सीजन मिलेगी उस फूड के साथ, ऑक्सीडाइज होने के बाद वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होगी और ये एनर्जी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है इसको रिस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम के। पहले फॉलोइंग आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे अब रिस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स दिए हुए हैं और उनके रोल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। नोज, सबसे पहले नोज। एयर एंटर द नोस्ट्रिल वेयर इट बिकम मॉइस्ट एंड वार्म। नोस्ट्रिल क्या होते हैं,
यस, ओपनिंग ऑफ नोज, उनको नोस्ट्रल कहा जाता है। नोस्ट्रल के ज़रिए से एयर क्या होती है, हमारे नोज़ में इंटर होती है, और नोज़ में इंटर होने के बाद ये मॉइस्ट भी हो जाती है और वार्म भी हो जाती है। इसका टेम्परेचर भी बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक हो जाता है, और इसके साथ साथ इसमें नमी आ जाती है। दी हेयर्स इन दी नोस्ट्रल कैप्चर डस्ट पार्टिकल फ्रॉम एयर। नोज़ में या नोस्ट्रल्स के अंदर जो हेयर्स मौजूद होते हैं, जो बाल मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को फिल्टर कर लेते हैं एयर से। नेक्स्ट पार्ट है लेरिंग्स। द लेरिंग्स और साउंड बॉक्स इज लोकेटेड इन द नेक। लेरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहा जाता है, और ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये नेक रीजन में मौजूद होता है। इट कॉन्टेंस वोकल कॉर्ड्स विच आर साउंड प्रोड्यूसिंग आर्गन। लेरिंग्स में क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं जो साउंड प्रोड्यूसिंग आर्गन है। हम जो भी बातें कर रहे हैं ये एक्चुअली हमारा वोकल कॉर्ड की वजह से हो रही होती है, ये बातें, ये साउंड प्रोडक्शन। और ये साउंड प्रोडक्शन के लिए ये जो वोकल कॉर्ड हैं ये लेरिंग्स में मौजूद होंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ट्रेकिया। ट्रेकिया इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप। ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज रिंग। ये कार्टिलेज के रिंग से बना हुआ होता है। द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया इज कॉल्ड ग्लोटिस। जहाँ से ट्रेकिया स्टार्ट हो रही होती है, फर्स्ट पार्ट जो ट्रेकिया का होता है उसको ग्लोटिस कहा जाता है, विच इज़ कवर्ड बाय अ फ्लैप कॉल्ड एपीग्लोटिस, जिसके ऊपर एक ढक्कन मौजूद होता है, एक लेड मौजूद होता है, एक फ्लैप मौजूद होता है, जिसको एपीग्लोटिस का नाम दिया जाता है। अब इनका फंक्शन क्या है, ग्लोटिस और एपीग्लोटिस का? इनका ये फंक्शन है कि जब हम फूड खा रहे होते हैं तो हमारा जो एपीग्लोटिस होता है वो ग्लोटिस को कवर कर देता है, बंद कर देते हैं ट्रेकिया को, जिससे फूड हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जा रही होती बल्कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ही जा रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट जो है हमारे पास लंग्स का, वो है रिस्पिरेटरी सिस्टम का, वो है लंग्स। दीज आर हालो स्पंजी ऑर्गन्स लोकेटेड इन दी चेस्ट कैविटी। लंग्स क्या हैं, स्पंजी, स्पंज की तरह, फोम की तरह ये ऑर्गन है हमारे पास, और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये चेस्ट कैविटी में मौजूद होते हैं। लंग्स कंसिस्ट ऑफ एल्वियोलाई वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। लंग्स में बहुत सारी एल्वियोलाई मौजूद होती हैं जो इनको स्पंजी बना रही होती हैं। बहुत सारी एल्वियोलाई मौजूद होती हैं और इन एल्वियोलाई से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही होती है। ऑक्सीजन ब्लड में जा रही होती है एल्वियोलाई से, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलाई में आ रही होती है। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब इन डिटेल एनी 2 डिजीजेज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की हमने 2 डिजीज़ पढ़ी थी, नमूनिया और ट्यूबरक्लोसिस। अब हम उनको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहली नमूनिया। नमूनिया इज़ ए लंग इन्फेक्शन काज्ड बाय बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस। नमूनिया क्या है, ये लंग्स का एक इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई काज कर रहे होते हैं। ये वही जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सिम्टम्स क्या हैं नमूनिया के? द जनरल सिम्टम ऑफ नमूनिया इंक्लूड्स कफ, खांसी है इसका सिम्टम, विद म्यूकस, खांसी के साथ साथ बलगम का आना, हाई फीवर, तेज़ बुखार, सीवियर चेस्ट पेन, छाती में शदीद दर्द, और इसके साथ साथ फास्ट ब्रीथिंग कि जो स्पीड होती है, हमारा सांस लेने की जो स्पीड होती है, रेट होते हैं, वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, जल्दी जल्दी सांस ले रहा होता है। अब प्रिवेंशंस, ये कैसे बचे जा सकते हैं नमूनिया से? नमूनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग स्मोकिंग। अगर कोई स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग को अवॉइड कर दे तो इससे भी नमूनिया के चांसेस कम हो सकते हैं। नेक्स्ट दूसरी प्रिवेंशन है वॉशिंग हैंड आफ्टर यूज ऑफ टॉयलेट। जब भी वॉशरूम या टॉयलेट यूज़ किया जाए उसके बाद हाथों को प्रॉपरली वॉश किया जाए। नंबर 3, कीपिंग अवे फ्राम इन्फेक्टेड पीपल। जो भी नमूनिया का इन्फेक्टेड पेशेंट होगा उससे दूर रहा जाए। क्यों? क्योंकि नमूनिया के हमने कहा था कि बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस काज करते हैं, और ये एयरबोर्न डिजीज़ हैं, नमूनिया भी और ट्यूबरक्लोसिस भी। ये हवा के ज़रिए से बैक्टीरिया एक पेशेंट से हेल्दी पर्सन तक जा सकता है। चौथा इसका प्रिवेंशन क्या है? बाय वैक्सीनेशन, के वैक्सीन लगाने से, वैक्सीनेशन से क्या होगा, प्रिवेंशन होगी। रेस्पिरेटरी डिजीज़ है हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस। टीबी इज एन इन्फेक्शन काज बाय बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया की वजह से हो रही होती है। लंग्स आर इन्फेक्टेड इन दिस डिजीज़, इसमें भी लंग्स ही इन्फेक्टेड हो रहे होते हैं। टीबी इज़ हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड कैन ईजीली स्प्रेड फ्राम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। और ये एक मुज़िर बीमारी है जो क्या है, एक पर्सन से, पेशेंट से दूसरे हेल्दी पर्सन में ये मुंतकिल हो सकती है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसके? वेट लॉस, हाई फीवर, बॉडी का वज़न कम होना, तेज़ बुखार, टायर्डनेस, थकावट महसूस करना, ये इसकी सिम्टम्स हैं। अब प्रिवेंशंस देख लेते हैं। प्रिवेंशन में पहली बात, बाय क्लीनलीनेस, जितनी ज़्यादा सफाई होगी उतनी ही ज़्यादा टीबी के चांसेस कम होंगे। दूसरा, अवॉइडिंग कांटेक्ट विद टीबी पर्सन, टीबी का जो पेशेंट होगा उससे कांटेक्ट नहीं करना। कांटेक्ट से ये मुराद नहीं कि उससे फ़ोन नहीं करना, कांटेक्ट से मुराद कि उसके साथ जो भी आपके ताल्लुकात हैं वो कम से कम हों, क्योंकि
बैक्टीरिया उनकी बॉडी से आपकी बॉडी में भी आ सकता है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीनेशन। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स और वैक्सीनेशन यूज़ करने से भी मलेरिया सॉरी ट्यूबरक्लोसिस से बचा जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये आज हमने अपने यूनिट फर्स्ट की जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने सबसे पहले एमसीक्यूज़ को देखा, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस। अच्छा, आप लोगों का होमवर्क ये है, राइट कंप्लीट एक्सरसाइज। अगेन मैं कह रहा हूँ कंप्लीट एक्सरसाइज, ये नहीं है कि कोई कहे कि इसमें डायग्राम नहीं डालनी, जो क्वेश्चन नंबर 5 की रिक्वायरमेंट है, ये एमसीक्यूज़ नहीं लिखने। राइट कंप्लीट एक्सरसाइज, सब कुछ लिखने एक्सरसाइज में जो चीज़ें भी मौजूद हैं, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन ऑन योर असाइनमेंट पेजेस। आपने कंप्लीट एक्सरसाइज लिखनी है जिसमें एमसीक्यूज़ भी लिखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी लिखने हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी लिखने हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।